आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा सेना के जांबाजों की भी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में आई बाढ़ के बीच सेना के जांबाज देवदूत साबित हो रहे हैं। मणिपुर के लामलोंग समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई। इस बीच आसपास के इलाकों से करीब 500 लोगों को सेना और असम राइफल्स ने रेस्क्यू किया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इधर मणिपुर से ही बुलडोजर और नावों से भी लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाके से निकालने का वीडियो सामने आया। उधर अरुणाचल प्रदेश की बोमजिर नदी के पास फंसे 14 लोगों को वायुसेना ने निकाला। इसके लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। असम में भारी बारिश के बीच एक वीडियो सुर्खियों में आ गया। इसमें एक शख्स रस्सी पर लटक कर पुल को पार करते हुए नजर आया। ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली का है। इसमें ये भी नजर आया कि सकड़े सस्पेंशन पुल के नीचे बहती नदी पूरे उफान पर है और इसकी लहरें पुल से भी टकरा रही हैं। हालांकि इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और ये पुल पार कर लिया। उत्तराखंड के विकासनगर में यमुना नदी के पास फंसे 5 युवकों को सही सलामत बचा लिया गया। दरअसल ये युवक यहाँ बाइक और स्कूटी से पिकनिक मनाने पहुंचे थे। इस दौरान टापू के चारों ओर पानी बढ़ गया। ऐसे में SDRF और स्थानीय पुलिस ने राहत और बचाव अभियान चलाया और इन सभी को निकाल लिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक अनोखी बारात निकाली गई। इस बारात में दुल्हन शामिल थी और वो भी अपने हाथों में तिरंगा और तलवार थामे हुए। इसके जरिए देशभक्ति और नारी सशक्तिकरण का भी संदेश दिया गया। दुल्हन गुंजन ने कहा कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में महिला जाबाजों ने पाकिस्तान को जवाब दिया, उससे हर बेटी का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। लिहाजा उसी भावना के साथ उन्होंने भी अपनी शादी के इस दिन को यादगार बना दिया। यहाँ ये परंपरा सदियों से चली आ रही है जिसमें दुल्हन दूल्हे के यहाँ बारात लेकर जाती है। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के पिता इरोल मस्क राम मंदिर में दर्शन करेंगे। दरअसल वो 6 जून तक भारत दौरे पर हैं। इरोल मस्क कुछ बिजनेस मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं। इस दौरान वो अयोध्या में राम मंदिर भी जाएंगे। इरोल खुद मंदिर में दर्शन करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने बताया कि वो कई वेद भी पढ़ चुके हैं। इरोल भारतीय संस्कृति से काफी प्रभावित हैं। I'm very interested in the history of India is something that certainly fascinates everybody, but it's more than most people. It fascinates me. जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर डीप फेक वीडियो से रोमांस स्कैम से जुड़ी हुई है। ऑनलाइन डेटिंग ने पार्टनर की तलाश को आसान तो बनाया, लेकिन डीप फेक टेक्निक ने इसे खतरनाक जाल में बदल दिया है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तकनीक के विकसित होने के चलते रोमांस स्कैम के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साइबर फर्म मैकफी की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में इस साल होने वाले कुल ऑनलाइन स्कैम में से 20% से अधिक रोमांस से जुड़े होंगे। ऐसे में जरूरी है कि डीप फेक रोमांस स्कैम को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। वो बला के खूबसूरत थी, चेहरे पर नूर था। बातों ही बातों में वो इतने करीब आ गई कि उसकी हर बात सच्चा प्यार लगने लगी। लेकिन इस प्यार की खुमारी एक झटके में तब उतर गई जब मालूम चला कि वो AI वाली थी। आपने हाल के दिनों में भारत के मेट्रो सिटीज में डेटिंग स्कैम के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन AI जनरेटेड डीप फेक रोमांस स्कैम एक नई चुनौती बनकर उभरा है। ये साइबर स्कैम का नया वर्जन है जिसकी जद में भारत ही नहीं बल्कि एशिया के अधिकतर देश आ चुके हैं। इसका खुलासा बीते दिनों हांगकांग की पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। दावा किया कि एशिया में डीप फेक रोमांस स्कैम तेजी से फैल रहा है, जिसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से $46 मिलियन से अधिक की रकम वसूलने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि आमतौर पर एक टेक्स्ट मैसेज से डीप फेक रोमांस स्कैम शुरू होता है, जिसमें मैसेज भेजने वाली एक खूबसूरत महिला दिखती है। वो कहती है कि गलती से मैसेज चला गया। इसके बाद हाय हेलो से शुरू होकर कुछ ही दिनों में उसकी बातें रोमांस तक जा पहुँचती है। डीप फेक का यूज़ डेटिंग ऐप्स पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब भी डेटिंग ऐप्स पर किसी प्रकार के फिजिकल मीटिंग की बात हो या मनी ट्रांजैक्शन की बात हो, सावधान हो जाना चाहिए। किसी भी अजनबी से निजी रूप से मिलने के लिए प्राइवेट प्लेस की बात होते ही सावधान हो जाना चाहिए। इसके अलावा डीप फेक को पहचानने के लिए जो नेचुरल और नॉर्मल ह्यूमन
एक्टिविटीज़ हैं, जैसे पलकों का झपकना, लोगों को बीच बीच में कुछ गलत बोलना, ये भी बहुत आवश्यक है। डीप फेक के द्वारा बनाई गई वीडियो में सभी कुछ हमेशा सही से बोला जाता है। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में डीप फेक वीडियो का सहारा लेकर करीब 80 लाख स्कैम होंगे, जो साल 2023 में सिर्फ 5 लाख थे। यानी 2023 की तुलना में 2025 में 16 गुना अधिक स्कैम होने की आशंका है। एआई के लगातार एडवांस होने के चलते डीप फेक इतने असल लगने लगे हैं कि इन्हें खास तकनीक की मदद से भी पकड़ना नामुमकिन हो रहा है। साइबर फर्म मैकेफी की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में साल 2025 में होने वाले कुल ऑनलाइन स्कैम में से 20% से अधिक रोमांच से जुड़े होंगे। इनमें आधे से ज्यादा पीड़ित 25 साल से कम आयु वर्ग के हैं। बड़ी संख्या में डीप फेक स्कैम के पीड़ित युवा हैं, 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। उन्हें इस मानसिक सदमे से बचाने के लिए अति आवश्यक है कि समय रहते उनको सचेत किया जाए और इस बात के लिए बताया जाए कि जब भी फिजिकल रिलेशंस बनाने की बात हो या मनी ट्रांसफर की बात हो, निजी स्थानों पर, गुप्त स्थानों पर मिलने की बात हो, सतर्क हो जाएं। कभी भी ना मिलें। अगर किसी से वो मिलना भी है तो उसको पब्लिक प्लेसेस पर मिले और मनी ट्रांसफर बिल्कुल भी ना करें, वरना डीप फेक और रोमांस स्कैम में फंसना निश्चित है। भारत में डीप फेक रोमांस स्कैम एक अलग तरह का चैलेंज है, जो टेक्स्ट मैसेज या ऑनलाइन डेटिंग, सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म के जरिए किया जा रहा है। सबसे पहले एआई की मदद से डीप फेक रोमांस स्कैम की शुरुआत होती है। इसके लिए नकली या मॉर्फ किए गए वीडियो, फोटो और आवाजें तैयार की जाती हैं और स्कैम का पहला और आखिरी मकसद रोमांस के आड़ में पैसों की वसूली होता है। इसके शिकार वो लोग हो रहे हैं जो ऑनलाइन डेटिंग साइट्स या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। भारत में भी स्कैमर एआई को हथियार बना रहे हैं। डीप फेक ऑडियो, वीडियो और वॉइस क्लोनिंग के जरिए कॉल कर लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट इस साल की सबसे बड़ी चिंता है। साल 2024 भारत में साइबर ठगी के लिहाज से भयावह साल साबित हुआ। 2024 में हर दिन औसतन 60 करोड़ रुपए का भारतीयों को नुकसान हुआ। बीते साल करीब 22,000 करोड़ रुपए स्कैमर्स ने लोगों से ठगे। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक रोजाना 6,000 से अधिक शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज की गईं। एफबीआई के अनुसार 2023 में अमेरिका में ऐसे स्कैम से 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है, लेकिन रोमांस स्कैम के 7% पीड़ित ही शिकायत दर्ज कराते हैं। स्कैमर्स अक्सर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए करते हैं और अपने पीड़ितों को ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन इत्यादि यूज़ करने के लिए उकसाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और क्रिप्टो करेंसी की भारत में ना तो कोई मान्यता है, ना केवाईसी का कोई सिस्टम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्रिप्टो करेंसी का कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो उसको कंट्रोल करती है। अगर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं तो अपराधियों को पकड़ना, उनको पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है और लोगों का पैसा वापस दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रांजैक्शंस ना करें, बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करें ताकि धोखाधड़ी होने की स्थिति में पुलिस और दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज विक्टिम्स की मदद कर सकें। ऑनलाइन पार्टनर की तलाश में युवा किसी भी स्तर का जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। इसके चलते ये आसानी से शिकार हो रहे हैं। स्कैमर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम पर उपलब्ध फेस स्वैपिंग टूल्स का इस्तेमाल कर ऐसे स्कैम ज्यादा करते हैं। स्कैमर्स सॉफ्टवेयर से लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से डेटा लेकर उन्हें भावनात्मक रूप से टारगेट करते हैं। डीप फेक की पहचान वाले टूल्स जैसे रियलिटी डिफेंडर को भी स्कैमर को चकमा दे रहे हैं। डीप फेक तकनीक से बने एआई वीडियो इतने वास्तविक लगते हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से धोखा खा सकता है। ऐसे में सवाल है कि डीप फेक रोमांस स्कैम के खतरे क्या हैं? इमोशनल ब्रेक, जिससे डिप्रेशन का खतरा रहता है, फाइनेंस लॉस, छोटी या बड़ी रकम से हाथ धोने का खतरा, साइबर सिक्योरिटी में सेंध, निजी जानकारी और डेटा चोरी होने का खतरा, देश की सुरक्षा, रोमांस की आड़ में देश की सुरक्षा में सेंध का खतरा रहता है। और अहम सवाल ये कि डीप फेक रोमांस स्कैम से कैसे बचें? सावधानी से प्रोफाइल चेक करें। ध्यान दें कि फोटो और वीडियो में कोई फर्क तो नहीं है। अगर वो आपसे मुलाकात करने से आनाकानी कर रहा है, लगातार पैसों की मांग कर रहा है, तो ये खतरा है। पैसे भेजने से बचें। खासकर ऑनलाइन रोमांटिक संबंध बना रहे हों और पैसे की डिमांड करता है तो समझें संदिग्ध है। आपको लगता है कि किसी डीप फेक रोमांस स्कैम का शिकार हैं तो तुरंत संबंधित प्लेटफॉर्म या साइबर पुलिस से संपर्क करें और रिपोर्ट करें। प्रकार से एआई का इस्तेमाल डीप फेक बनाने के लिए किया जा रहा है साइबर अपराधियों के द्वारा।
उसी प्रकार से कुछ टूल्स के द्वारा उनको समय रहते डिटेक्ट करने और जनता को साइबर क्राइम से बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये प्रयास सतत रूप से चलता रहेगा और नए टूल्स भी बनते रहेंगे, लेकिन अगर लोग स्वयं सतर्क रहें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या एक्सट्रीम सिचुएशंस आने पर निजी रूप से या एलईए पुलिस के सहयोग तुरंत लें और डीप फेक से बच सकते हैं। साइबर पुलिस का कहना है कि ये बड़ा स्कैम विदेश से ऑपरेट हो रहा है। इस नेटवर्क में कई लोग शामिल हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि डीप फेक रोमांस स्कैम का मकड़जाल किन देशों तक फैला हुआ है। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, ताइवान, हांगकांग और थाईलैंड जैसे देश इसके चपेट में आ चुके हैं। जाहिर है इश्क का ये नया वर्जन युवाओं को प्यार वाले धोखे से अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में जरूरी है कि डीप फेक रोमांस स्कैम को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 2026 तक भारत को मिलेगी बचे हुए S-400 की खेप। रूस ने की पुष्टि। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात 9 या 10 जून को हो सकती है। इस दौरान सभी सदस्य पीएम को इस दौरे के बारे में अवगत कराएंगे। हाल ही में भारत ने दुनिया भर में 7 प्रतिनिधिमंडल भेजे थे जो ऑपरेशन सिंदूर पर कई देशों का दौरा कर भारत का पक्ष रख रहे हैं। अयोध्या में गुरुवार को राम दरबार समेत 7 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके लिए तैयारियां तेज हो गयी। शिखर और आमलक को स्वर्ण मंडित कर दिया गया है। इस कार्य के लिए अहमदाबाद से कारीगरों की एक टीम यहां आई है। इसके साथ ही राम मंदिर में स्वर्ण का समर्पण करने वाले मुंबई के उद्यमी श्रद्धालु भी यहां निर्माण कार्य पूरा करवाने के लिए ठहरे हुए हैं। इस बीच आज रामनगरी अयोध्या में सरयू जल कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद सरयू का ये पवित्र जल रामलला के चरणों में अर्पित किया गया। राम मंदिर में 5 जून को गंगा दशहरे के मौके पर सुबह 11 बजे के बाद स्थिर लग्न और अभिजित मुहूर्त में ये पूजा शुरू होगी, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसी दिन उनका जन्मदिन भी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उत्तराखंड में हरिद्वार के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ में दर्शन किए। इस दौरान उनके पति और बच्चे भी मौजूद रहे। सभी ने यहाँ विशेष पूजा अर्चना की। वहीं सीएम को भगवान बद्रीनाथ का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकता है। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीख तय होगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी आवश्यक है। लिहाजा मुख्य चुनाव आयोग की टीम इस महीने बिहार का दौरा करेगी। इस बीच चुनाव आयोग कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द मदरसों की मान्यता के नए नियम लागू करेगी। यहाँ बेहतर शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। मॉडर्न एजुकेशन के तहत हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों को अनिवार्य किया जाएगा। पहले ये वैकल्पिक थे। राज्य सरकार ने मदरसा शिक्षा में सुधार और सुचारू संचालन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। ये कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। उत्तराखंड के चमोली समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। इस बीच हेमकुंड साहिब के रास्ते से एसडीआरएफ बर्फ हटाती नजर आई। बर्फबारी के कारण पैदल रास्ते पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 3 और 5 जून को पहाड़ों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। हर पार्टी चुनावी तैयारियों में लगी है और अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गई है। और इस बीच चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चिराग पासवान इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं और अगर वो विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो कई समीकरण उलट पुलट सकते हैं। इस बीच खबर है कि चुनाव आयोग की टीम तैयारियों के सिलसिले में इसी महीने बिहार का दौरा करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बिहार की चौखट पर चुनाव है और खुद को मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में नई पारी खेलने की तैयारी में दिख रहे हैं। लोकसभा की पिच छोड़कर वो विधानसभा के मैदान में उतरने का इरादा दिखा रहे हैं।
29 मई को एलजेपी रामविलास की बैठक में बाकायदा प्रस्ताव रखा गया कि चिराग अगला विधानसभा चुनाव लड़ें। तो आरा में हमारा संकल्प सभा भी का आयोजन किया गया जो कि पूरे बिहार में चलने वाला है। तो उसको लेकर के एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में भी जो भी वरिष्ठ नेता बिहार के थे उन लोगों ने भी आदरणीय चिराग पासवान जी से आग्रह किया है कि आप चुनाव बिहार का लड़िए और बिहार के नेताओं का नेतृत्व करिए, बिहार के एनडीए का नेतृत्व करिए, ताकि हम 100% स्ट्राइक रेट भी ले सके और बिहारी फर्स्ट की बातों को बिहार सरकार में शामिल भी करा सके। ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। चिराग पासवान अब तक लोकसभा चुनाव ही लड़ते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में वो जीत की हैट्रिक भी लगा चुके हैं, लेकिन इस बार उनका इरादा कुछ और दिख रहा है। चिराग खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहते हैं, तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति पर बीजेपी की सहमति है? और अगर चिराग बिहार लौटेंगे तो सबसे ज्यादा चुनौती नीतीश के सामने आएगी। चिराग पासवान जी ने खुले मंचों से कहा है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और एनडीए का पूरा कुनबा, उनकी पार्टी नीतीश जी के मजबूत नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अब कुछ पॉलिटिकल पंडित अपने हिसाब से अलग नैरेटिव गढ़ रहे हैं, लेकिन जहां नीतीश जी का नेतृत्व हो वहां सारे इक्वेशन फेल हो जाते हैं। बिहार को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। विधानसभा चुनाव तक जहां सवाल है तो एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाला है। उनकी पार्टी उनके बारे में क्या निर्णय करती है ये उनका फैसला है, लेकिन हम सबको मालूम है कि हम इकट्ठे एकजुट होकर एनडीए के नेता चुनाव के मैदान में जाएंगे और 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। आरजेडी कह रही है कि एनडीए में अभी से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। वहीं एलजेपी रामविलास तंज कस रही है कि विपक्ष ने अभी भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया है। आज के दिन तो हमारे पास सर्वमान चेहरा भी है, आने वाले भविष्य का चेहरा भी है। तेजस्वी जी को खुद ही अभी उनके महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं माना है। कांग्रेस कहती है कि राजेश राम जी हमारे गठबंधन के चेहरे होंगे, बाकी दल कुछ और कहते हैं। मुकेश सहनी जी को कुछ बहुत ज्यादा सीटें चाहिए, कुछ बड़े पद की उम्मीद है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बहुत मजबूती से देखते हैं कि एनडीए को जबरदस्त प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनेगी, और जब सरकार बनेगी तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सारे के सारे गठबंधन के दल बिहार की जनता की आवाज, हर तबके के, हर समाज के, हर वर्ग की आवाज को सुन करके उचित फैसला लेंगे। एनडीए में अभी से ही सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। अब कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपी आर कह रही है कि श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी और बीजेपी मिलकर श्री चिराग पासवान जी की पार्टी की उपेक्षा कर रही है। अभी जैसे जैसे चुनाव सामने आएंगे अभी और सिर फुटबॉल होगा, बवंडर होगा एनडीए में। सबको पता है एनडीए की नाव डूबेगी। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को बिहार के लिए अच्छा संकेत बता रहे हैं। हमारे लिए क्या चुनौती भाई, वो एनडीए के हिस्सा हैं और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहाँ से भी लड़े ये उनका निर्णय है, लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए भी चिराग अगर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे उनका प्लान क्या है, ये अब बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। आखिर में बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सोमवार को सेंसेक्स 77 अंक गिरकर 81,374 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 34 अंक फिसला, ये गिरकर 24,717 पर पहुंच गया। सोमवार को सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 330 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 98,930 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत भी 100 रुपए बढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,01,000 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 16 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 39 पैसे हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले की, जिसे इस साल कोई नई टीम जीतेगी। जी हां, इस साल आईपीएल का फाइनल मुकाबला कल 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये पहला मौका है जब फाइनल में पहली बार पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होंगी। आरसीबी अपनी मजबूत बल्लेबाजी और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ियों के लिए जानी जाती है। वहीं पंजाब किंग्स अपने शानदार प्रदर्शन और कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में आत्मविश्वास से भरी हुई है। पंजाब किंग्स और आरसीबी दोनों ही ऐसी टीमें हैं जो अब तक आईपीएल का खिताब नहीं जीती। ऐसे में जो भी टीम फाइनल जीतेगी वो आईपीएल की नई चैंपियन होगी। पंजाब किंग्स दूसरे क्वालिफायर में 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची है। कप्तान श्रेयस अय्यर की शानदार पारी के दम पर पंजाब किंग्स 11 साल के लंबे इंतजार के बाद दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। वहीं आरसीबी ने पहले क्वालिफायर मुकाबले में पंजाब किंग्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। ऐसा 9 साल बाद होने जा रहा है जब आरसीबी खिताबी मैच खेलेगी। इससे पहले आरसीबी ने साल 2009, 2011 और 2016 में फाइनल खेला था। आईपीएल के इतिहास पर नजर डालें तो साल 2011 से प्लेऑफ की शुरुआत के बाद से 14 में से 11 बार ऐसा हुआ है कि जब पहला क्वालिफायर जीतने वाली टीम चैंपियन बनी है। बारिश को देखते हुए आईपीएल के फाइनल मुकाबले के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है, यानी कि अगर फाइनल वाले दिन बारिश हुई तो अगले दिन मैच कराया जाएगा। लेकिन अगर दूसरे दिन भी फाइनल मैच नहीं हो पाया तो उस स्थिति में प्लेऑफ से पहले लीग स्टेज की टॉप टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। इस लिहाज से पंजाब किंग्स की टीम चैंपियन बन जाएगी, क्योंकि वो प्लेऑफ से पहले लीग स्टेज 19 यानी कि 19 अंकों के साथ टॉप पर थी। वहीं आरसीबी की भी टीम 19 अंक लेकर प्लेऑफ में पहुंची थी, लेकिन वो पंजाब से नेट रन रेट में पीछे होने की वजह से दूसरे नंबर पर रही। जाहिर है आईपीएल 2025 का फाइनल न केवल एक नए चैंपियन को जन्म देगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि कौन सी टीम इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराएगी। आईपीएल के फाइनल मुकाबले को लेकर हमने कुछ क्रिकेट फैंस से बात की और उनकी राय जानी। छत्तीसगढ़ से रायपुर। छत्तीसगढ़ से, बाय द वे छत्तीसगढ़, अभी ये अहमदाबाद है गुजरात, और ये लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं जस्ट टू वॉच कल का मैच और टू सपोर्ट आरसीबी, विराट कोहली को देखने के लिए। विराट कोहली को देखने के लिए, यार ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसे, मतलब ये आप लोग स्कूल गाइस, क्या स्कूल फ्रेंड्स हैं? फाइट कैसा है इस शहर का, स्पेशली कल का मैच को लेकर? बहुत 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 ज़्यादा अच्छा। विराट को देखने का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ऑफ कोर्स। कब उठाते देखना हो, खासकर कब उठाते देखना विराट कोहली को। सही बात है। और अगर कल आरसीबी जीत भी गई तो सबसे बड़ी चीज़ यही होगी, जो इंतज़ार 18 से कनेक्शन, 18 जर्सी, 18 साल का इंतज़ार। एबी डिविलियर्स भी आएगा। एबी डिविलियर्स ऑफ कोर्स, हाँ वो आना चाहिए उनको। तो वो है, एक बड़ा दिन हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आरसीबी इस मुकाबले को जीतती है। हाँ, आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी सेमीफाइनल में इजी हराए हैं, एक बार और हरा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार कप नमदे है। आरसीबी में हर प्लेयर अभी फॉर्म में है, सूर्यवंशी हो, कृणाल पांड्या हो, विराट कोहली हो, जीतेश शर्मा हो, सब इस बार फॉर्म में है, तो इस बार जीतेगी, पक्का आरसीबी जीतेगी। मैं बचपन से देख के आ रही हूँ आरसीबी को, तो इस बार पक्का जीतेगी। 18 सीजन है और 18 विराट कोहली का है, तो पक्का जीतेगी सर। आप लोग कहाँ से आए हैं? गुजरात से ही है। अच्छा, आप लोग इधर से ही हैं। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आरसीबी को, ऑफ कोर्स आरसीबी। जीत रही है कल? हाँ, कल पक्का जीतेगी। तो आप कैसे सेलिब्रेट करोगे? पूरा सेलिब्रेट करने जाएंगे, एंजॉय करेंगे पूरा। टिकट मिल गई आपको? टिकट मिल गई। आंध्रा से आए हैं सर। आंध्रा में किधर से आए हो आप? आंध्रा नेल्लूर से आए। नेल्लूर से आए हो? नेल्लूर पेद्दारेड्डी। ओह पेद्दारेड्डी। अच्छा, पक्का आरसीबी फैन? पक्का आरसीबी। ये साला कप नमदे। जल्द आईपैड के लिए आएगी इंस्टाग्राम की ऐप। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली।
एलन मस्क की कंपनी एक्स ने अपने यूजर्स को एक तोहफा दिया। दरअसल कंपनी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक नया मैसेजिंग फीचर एक्स चैट लॉन्च कर दिया। दावा है कि इस नए चैटिंग सिस्टम के जरिए अब यूजर्स को ज्यादा प्राइवेसी मिलेगी। हालांकि अभी ये सुविधा सिर्फ पेड सब्सक्राइबर को ही दी जाएगी। जल्द आईपैड के लिए इंस्टाग्राम की एक ऐप लॉन्च की जाएगी। इस ऐप को इस साल पेश किया जा सकता है। हालांकि तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। वैसे इंस्टाग्राम ऐप को स्मार्टफोन के हिसाब से तैयार किया गया है और अभी आईपैड पर यूजर्स वेबसाइट के जरिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। वेब के जरिए आईपैड यूजर्स डिस्प्ले साइज और दूसरी सुविधाओं का पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इंस्टा की इस नई ऐप की टेस्टिंग कुछ कर्मचारियों पर की जा रही है। एप्पल की वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में एडवांस्ड एप्पल इंटेलिजेंस समेत कई नए फीचर और प्रोडक्ट्स पेश किए जाएंगे। ये कॉन्फ्रेंस इसी महीने 9 जून यानी अगले सोमवार को होगी। खबरें हैं कि इसमें iOS का नया वर्जन भी लॉन्च किए जाने की संभावना है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको मिलवाएंगे उन कामयाब छात्रों से जिन्होंने इस बार जेईई एडवांस परीक्षा में सफलता हासिल की है और उन्हीं से सुनेंगे उनकी सफलता का राज। इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए ये परीक्षा सबसे अहम है, क्योंकि IIT कानपुर की ओर से आयोजित इस परीक्षा के आधार पर ही IIT के सभी 23 प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश मिलता है। जेईई एडवांस परीक्षा का रिजल्ट आ गया। हजारों लाखों की भीड़ से निकलकर कामयाबी का दामन थामकर कैसा लग रहा है, कोई इनसे पूछे। कड़ी मेहनत के बाद ये दिन आया है, सपने सच हुए हैं, जश्न तो बनता है। जश्न रजत गुप्ता भी मना रहे हैं। अपनी कामयाबी का, शीर्ष पर पहुंचने का, नंबर 1 आने का। दिल्ली जोन के रजत गुप्ता जेईई एडवांस्ड 2025 की परीक्षा में 360 में से 332 अंक हासिल करके टॉपर बने हैं। रजत गुप्ता के टॉप करने पर कोटा में जश्न का माहौल है। बढ़िया रहा, एलन ने बहुत सपोर्ट किया और पेरेंट्स ने भी अच्छा सपोर्ट दिया, तो पूरा सफर बहुत जल्दी निकल गया, पर अच्छा रहा। ये सक्षम जिंदल है, हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। सक्षम ने जेईई एडवांस 2025 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। इससे पहले भी उन्होंने जेईई मेन में 10वीं रैंक हासिल की थी। वो खुश हैं कि उन्हें जैसी उम्मीद थी परिणाम वैसे ही मिले हैं। सक्षम मानते हैं कि बेहतर सफलता के लिए कड़ी मेहनत और लगन जरूरी है। जो रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे रिजल्ट आया, और मैसेज तो मैं ये कहूँगा कि जब भी तैयारी शुरू करें, जो भी देख रहे हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें, हर दिन अपनी डेडिकेशन से काम करें ताकि आपका रिजल्ट भी ऐसे है। मतलब कोटा का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि आपका मन ही खुद ही करेगा कि पढ़ाई करनी है। आप सबको देखते हो, इतने सारे अच्छे बच्चे एक ही जगह बैठ के कम्पीट कर रहे हैं, तो फिर आपका मन तो करता ही है कि आप अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करते रहो। तो अच्छा था एटमॉस्फेयर, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सफलता का स्वाद तो अपनी लगन और मेहनत ही चखाती है, लेकिन परिवार और शिक्षकों का सहयोग मिले तो राह आसान हो जाता है। इस परीक्षा में 6ठी रैंक हासिल करने वाले अक्षत भी मानते हैं कि सबके सहयोग ने उनकी राह को आसान बना दिया। साथ ही जो पीछे रह गए उन्हें हार न मानने की सलाह भी दे रहे हैं। सूरत के अगम शाह ने भी अपने सपनों को हकीकत में बदला है। अगम शाह को जेईई एडवांस्ड परीक्षा में 17वीं रैंक हासिल हुई है। उन्हें 360 में से 310 अंक मिले हैं। अगम पिछले 2 सालों से तैयारी में जुटे थे। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दाखिला मिल जाएगा, जो उनका ड्रीम इंस्टीट्यूट है। अगम अपनी सफलता का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत और पढ़ाई के प्रति समर्पण को देते हैं। मैं पिछले 2 साल से जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ एंड मैं दिन में अराउंड 10 to 12 आवर्स पढ़ता था एंड मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने का मौका मिलेगा। जेईई एडवांस परीक्षा में सफल होने वालों की लिस्ट में एक नाम नोएडा के अद्वय मयंक का भी है, जिन्होंने 36वीं रैंक हासिल की है। अद्वय के इस कामयाबी पर उनके माता पिता बेहद खुश हैं। और अच्छा लग रहा है कि मेरी मेहनत का फल मेरे को आज मिला है। मेहनत, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, हर रोज़ पढ़ाई करना। एक आध दिन ब्रेक भी ले लिया, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना है। अगर खाली दिन है तो मैं 9 घंटे पढ़ लेता था लगभग,
तो उस हिसाब से मैंने पढ़ाई की। इस बार की जेईई एडवांस्ड की परीक्षा में राजस्थान के जयपुर से भी कई छात्रों ने सफलता हासिल की है। इन्हीं में से एक है दुर्गापुर निवासी भव्य जेठनंदानी, जिन्होंने 46वीं रैंक हासिल की है। भव्य की ये सफलता इस मायने में भी खास है कि इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ एक संतुलित जीवन शैली को भी उतना ही महत्व दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करूं, इतनी खुशी हो रही है। मेरा कोई ऐसे मतलब फ्लो तो नहीं था, मैं तो जो टीचर्स बोलते थे वो बात फॉलो करता चला गया। जो सिस्टम ने मुझे बोला कि यहाँ पर इसके लिए पढ़ो, वो मैं फॉलो करता चला गया और उसी की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँचा। इनके सफलता की कहानी बताती है कि कड़ी मेहनत और लगन का कोई विकल्प नहीं। यही वो सीढ़ी है जो कामयाबी के मंजिल तक पहुँचाती है। नोएडा से मनीषा लड्डा और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।